हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम हर महीने का करंट अफेयर्स में जो हमारे अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी है उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। इससे पहले हमारे 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जो हमारे फरवरी और जनवरी के थे। और आज हम बात करेंगे मार्च 2024 से संबंधित रक्षा और जो हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है इससे संबंधित वीडियो। पहला टॉपिक हमारा अमेरिका की जो निजी कंपनी है इसने चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान उतार कर रच दिया इतिहास। टॉपिक का नाम क्या है? अमेरिका की एक निजी कंपनी है, तो निजी कंपनी चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान उतार करके एक इतिहास रच दिया है। अमेरिका की एक निजी कंपनी ने चंद्रमा पर अपना वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान उतार करके इतिहास रच दिया है और ये 50 से अधिक वर्ष में चंद्रमा में पहुंचने वाला अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान भी बन गया है। ठीक है, 50 साल पहले भारत अमेरिका का कोई अंतरिक्ष यान चंद्रमा पे गया था, अब 50 साल बाद गया है। यह ऐतिहासिक सफलता ह्यूस्टन अमेरिका की एक कंपनी है इंटुइटिव मशीन, ठीक है, मशीन्स, इसके द्वारा निर्मित नोवा सिलेंडर इसको मिली है। कौन है? नोवा सिलेंडर इसको मिली है। इसके अंतरिक्ष यान का नाम था ओडिसियस। ओडिसियस इसका अंतरिक्ष यान का नाम था जो वहाँ गया है। इस मिशन को IM-1 मिशन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? IM-1 मिशन नाम दिया गया है। इसे स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 15 फरवरी 2024 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। वहाँ से कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जो 22 फरवरी 2024 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा है। कौन है? ओडिसियस, जो हमारे अंतरिक्ष यान है उसकी बात करें। इसके साथ ही इंटुइटिव मशीन चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाली पहली निजी वाणिज्यिक कंपनी बन गई है। ओडिसियस वर्ष 1972 में जो अपोलो 17 मिशन था जो चंद्रमा पे गया था अमेरिका का, उसके बाद चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान भी बन गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? यह मून मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर मौजूद जो धूल का अध्ययन करना है। जितनी भी धूल है उसका अध्ययन करेगा। विशेष बात देखें तो ओडिसियस जो हमारा यान है इसके एक हिस्से में स्वामी नारायण संस्थान के 5 गुरु का चित्र और उनकी शिक्षाओं का उल्लेख भी किया गया है। जो हमें स्वामी नारायण संस्था है तो उसका जो 5वें गुरु है उसका चित्र बना हुआ है, साथ ही साथ उनकी शिक्षाएं भी लिखी गई है ओडिसियस यान के एक हिस्से। अगला हमारा टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है भारत का पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह स्पेसएक्स होगा लॉन्च। भारत का पहला निजी क्षेत्र का जासूसी उपग्रह सैटेलाइट, ठीक है, यह प्रक्षेपण के लिए बनकर तैयार हो गया है, जिसे टाटा कंपनी के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। मतलब TASL मतलब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसने इसे तैयार किया है। TASL के द्वारा निर्मित भारत के इस पहले निजी जासूसी उपग्रह को एलन मस्क की अमेरिकी कंपनी है स्पेसएक्स, इसके द्वारा अप्रैल 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो अप्रैल की जो मैगजीन आएगी या जो हमारा करंट अफेयर्स आएगा उसमें आप इसे देख पाएंगे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इस सैटेलाइट का निर्माण लैटिन अमेरिकी कंपनी सैटेलॉजिक इनकॉर्पोरेशन के सहयोग से तैयार किया गया है। इसके लिए वर्ष 2023 में सहयोग समझौता कर लिया गया था। कौन हमारा? एक जासूसी उपग्रह उसको लॉन्च किया जाएगा अप्रैल 2024 में। इसरो का मौसम उपग्रह इनसेट 3DS कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। कौन सा? इनसेट 3DS। तो हमारा इसरो है, इसने अपने महत्वपूर्ण मिशन के तहत भारत के पहले एडवांस मौसम सैटेलाइट है इनसेट 3DS इसकी नियत भू समकालिक स्थिर कक्षा में स्थापित कर दिया है। जो इसके जियो सिंक्रोनस स्टेशन ऑर्बिट है इसमें इसको स्थापित कर दिया है। बात करें इसकी कि इनसेट 3DS को प्रक्षेपण यान GSLV F-14 के द्वारा आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा है उसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 17 फरवरी 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 जो हमारा एक्सपोसेट मिशन है इसके सफल परीक्षण के बाद वर्ष 2024 में इसरो का यह दूसरा मिशन था। जो हमने पिछली वाली जो करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें इसको देख लिया था। जो हमने इनसेट 3DS लॉन्च किया है तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। इनसेट 3DS भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किए जाने वाले तीसरी पीढ़ी के मौसम उपग्रह का एक मिशन है। 2275 किलो वजनी यह सैटेलाइट 170 किलोमीटर पेरिजी और 36,647 किलोमीटर एपोजी वाला अंडाकार GTO चक्कर में चक्कर लगाएगा। तो GTO कक्षा उसमें चक्कर लगाएगा। GTO मतलब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। यह उपग्रह वर्तमान में संचालित इनसेट 3D
और इनसेट 3DR इन ऑर्बिट उपकरणों के पास देश की मौसम उपग्रह मतलब मौसम, जलवायु और महासागर संबंधी सेवाओं में वृद्धि करेगा। देश की जो कौन कौन सी मौसम, जलवायु और महासागर संबंधी जो सेवाएं हैं, इसके आने के बाद इनमें वृद्धि हो जाएगी। इसे मौसम अवलोकन, भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए और महासागर सतहों की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब जिसको भेजा गया है उसकी बात करें, GSLV के बारे में बात करें तो 51.7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मतलब GSLV F-14 के द्वारा ये क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। जो हमने ये GSLV यान भेजा है तो पैसा किसने दिया? मैंने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पूरा पैसा दिया है इसको भेजने का। यह GSLV रॉकेट का 16 मिशन था। इससे पहले 15 मिशनों में से 4 ही असफल हुए, नहीं तो बाकी हमारे पूरे 12 मिशन तो सफल ही रहे। GSLV रॉकेट को शरारती लड़का या नोटी बॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं, नोटी बॉय कौन है? GSLV। अब बात करते हैं कार्टोसैट 2। कार्टोसैट 2 को हिंद महासागर में जल समाधि दे दी गई है। इसरो ने उसके कार्टोसैट 2 को उसका जीवन काल समाप्त होने के बाद हिंद महासागर में सफलतापूर्वक जल समाधि दे दी है। इसके लिए कार्टोसैट 2 को 14 फरवरी 2024 को धरती के वायुमंडल में नियंत्रित तरीके से प्रवेश कराया गया ताकि कचरा कम फैले और इससे कम से कम नुकसान हो। इसका अधिकांश भाग तो वायुमंडल में ही जल गया, जबकि जितना भी शेष हिस्सा बचा ये हिंद महासागर में जाके डूब गया। वस्तुतः हमारे कार्टोसैट 2 की बात करें तो 30 वर्ष में स्वयं ही पृथ्वी पर गिरना था, अर्थात 30 साल में अपने आप पृथ्वी पर गिरता। लेकिन इसरो ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने पर अंतर्राष्ट्रीय जो दिशा निर्देश है इनका पालन करने के लिए इसके बचे हुए ईंधन का उपयोग किया और इसकी परिधि को कम करके पृथ्वी पर गिराने का इसको निर्णय लिया। और यदि हम इसको नहीं गिराते तो यह अपने आप भी गिर जाता। अभी गिर गया, लेकिन अब क्या बात करते कार्टोसैट 2, तो इसके बारे में बातचीत करें तो ये क्या है, कैसे कार्य कर रहा था उसके बारे में बात करें। कार्टोसैट 2 सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट सीरीज की दूसरी पीढ़ी का सैटेलाइट था, जिसे 10 जनवरी 2007 को लॉन्च किया था। 680 किलोग्राम भार वाला यह उपग्रह 635 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक जो ध्रुवीय कक्षा उसमें काम कर रहा था। इसी कार्य अवधि लक्ष्य 5 वर्ष नियत था, लेकिन यह अंतरिक्ष में 12 वर्षों तक चलता रहा। मतलब इसके नियम तो हमने बनाया था कि 5 साल तक काम करेगा, लेकिन इसने 12 साल तक बहुत बढ़िया काम किया। इस सैटेलाइट को वर्ष 2019 में डीएक्टिवेट कर दिया था कि अब यह आगे काम नहीं कर पाएगा। अब बात करें हमारे इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट हमारे तमिलनाडु के तुत्तुकुड़ी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्पेसपोर्ट की आधारशिला 28 फरवरी 2024 को रख दी है। 2350 एकड़ में निर्मित यह स्पेसपोर्ट निजी क्षेत्र के द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहन है, मतलब SSLV के लिए काम करेगा। इसरो का पहला और एकमात्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो देख लिया हमने, पहला वाला तो हमारे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में, दूसरा हमारा कहाँ बनेगा? तुत्तुकुड़ी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में बन रहा है, तमिलनाडु के। अब डिफेंस के बारे में देखें तो डिफेंस का अगला न्यूज आती है हमारी, देश का पहला सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक नौसेना में शामिल कर लिया गया है। ये तो हमने पहले भी देख लिया था। देश का पहला सर्वेक्षण विशाल मालवाहक जहाज जो INS संध्याक है, इसको नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 3 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया। संध्याक का मतलब होता है विशेष खोज करने वाला जहाज। जो हमारे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स GRSE कोलकाता में SLV परियोजना के 4 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है और संध्याक क्या इसमें से पहला जहाज है जिसे हमने नौसेना में शामिल कर लिया है। इस परियोजना का संचालन की बात करें तो भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। इसका ये क्या काम आएगा? INS संध्याक यार्ड 3025 की प्राथमिक भूमिका सुरक्षित समुद्री नौवहन को सक्षम करने की दिशा में बंदरगाहों, नौवहन चैनलों, तटीय क्षेत्रों और गहरे समुद्रों का पूर्ण पैमाने पर जल माप चित्रण करने से संबंधित जलीय सर्वेक्षण करना इसका उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा यह जहाज कई प्रकार के जो नौसैनिक अभियान है इनको पूर्ण करने में भी सक्षम होगा। एक और बात देखें, जहाज की आधारशिला हमारे 2019 के अंदर 12 मार्च को रखी गई थी और जहाज को 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च कर दिया गया था।
अगली न्यूज आती है हमारी, भारत ने किया सौर ऊर्जा से संचालित HAPS का सफल परीक्षण। तो सौर ऊर्जा से संचालित हमारा HAPS, इसका सफल परीक्षण क्या है, अब बात करेंगे HAPS क्या है और क्या सफल परीक्षण हो गया है। तो बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला, हमारा नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL ने सौर ऊर्जा से संचालित छद्म उपग्रह अर्थात स्यूडो सैटेलाइट है, नकली उपग्रह, किससे संचालित है, सौर ऊर्जा से संचालित स्यूडो उपग्रह, छद्म उपग्रह, एक नए युग के मानव रहित वाहन, हवाई वाहन HAPS मतलब हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल का पहला सफल परीक्षण फरवरी 2024 में कर लिया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में चल्लकेरे परीक्षण रेंज में परीक्षण किया गया लगभग 12 मीटर के पंखों के साथ 23 किलोग्राम का HAPL प्रोटोटाइप लगभग 8.5 घंटे हवा में रहा और इसे जमीन से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की थी इसने। कितनी, 3 किलोमीटर ऊंचाई पर चला। अर्थात इसमें फ्यूल की जगह क्या काम मिले रहे हमारे, जो सौर ऊर्जा से चलने वाला जो यान है ये। HAPS की बात करें तो ये साधारण UAV है जो जमीन से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है और महीनों तक हवा में रह सकता है। क्यों, क्योंकि सूर्य तो हवा में रहेगा ही रहेगा, तो उसकी ऊर्जा से ये महीनों तक हवा में रह सकता है। इस ऊंचाई पर संचालन करने की क्षमता HAPS उपग्रहों के समान अनुवीक्षण करने की क्षमता भी इसको देती है। बात करें इसका उपयोग, तो किसी आपदा के कारण सामान्य नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में HAPS को आपदा स्थितियों में तैनात किया जा सकता है और दूर दराज के क्षेत्रों में मोबाइल संचार नेटवर्क 5G तरंगे प्रदान की जाएगी। मतलब जिस एरिया में यदि आपदा आ जाए, टावर टूट जाएंगे, तो वहाँ संचार के साधन कैसे उपलब्ध होंगे, तो ऐसे में हमारे HAPS वहाँ जाएगा और नेटवर्क दे देगा। वे उपग्रहों की तुलना में अधिक अनुकूलनीय और ऊपर से भूमि के एक क्षेत्र का मानचित्रण कर सकते हैं, बता देंगे कि जो हमारा आपदा है किस क्षेत्र में कितनी कितनी हुई है। वर्ष 2017 में घटित डोकलाम गतिरोध के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन तथा गतिविधियों का पता लगाने विशेष रूप से ये उपयोगी साबित हुआ है। अब HAPS क्या है, समताप मंडलीय ऊंचाई पर उड़ने वाले UAV और जो हमारी वस्तुएं उनको एक विशेष वर्ग में रखा जाता है, जिन्हें HAPS अर्थात उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह वाहन या फिर हेल, हाई एल्टीट्यूड शूडो सैटेलाइट व्हीकल या हेल भी कह सकते हैं, उच्च ऊंचाई पर लंबे समय तक सहन करने वाले वाहन भी कहा जाता है। तो बहुत ही काम की चीज है। फिर आता हमारा, तुर्की ने किया 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का सफल उड़ान परीक्षण। यूरेशियाई देश है तुर्की, तो तुर्की ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने में सफलता हासिल कर ली है। तुर्की के इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के उत्तरी अंकारा स्थित एयरबेस में 21 फरवरी 2024 को पहली बार उड़ान भरी थी इसने। इस विमान के साथ एक अमेरिका के F-16 फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी थी। तुर्की का यह फाइटर प्लेन लगभग 13 मिनट तक हवा में रहा और 8000 फुट की ऊंचाई तक चला। इस दौरान इसकी स्पीड 320 नॉट तक रही थी। इसके साथ ही तुर्की उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्होंने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में सफलता हासिल कर रखी है। अब इस विमान के बारे में बात करें, तुर्की ने जो बनाया है, तुर्की के इस विमान को कान नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है, कान नाम दिया गया। कान तुर्की का पहला स्वदेशी फाइटर जेट है और इसको पाकिस्तान समेत कई देशों के साथ मिलकर चलाता है। कान स्टेल्थ फाइटर जेट 66.11 फीट लंबा और 68.11 फीट लंबा और 19.8 फीट ऊंचा है। 45.11 फीट के विंग्स स्पैन वाले इस विमान का अधिकतम टेक ऑफ वजन 27,125 किलो है और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन लगे हुए हैं। कौन से, F-110। अब तुर्की का इस मिशन के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट क्या कहता है, तुर्की ने स्वयं का फाइटर जेट बनाने के लिए TFX प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में की थी ताकि तुर्की खुद के फाइटर जेट बनाए। इसके लिए तुर्की की एरोस्पेस फर्म तुसास ने ब्रिटेन की कंपनी BAE सिस्टम के साथ मिलकर $125 मिलियन का समझौता किया था और इस डील के तहत दोनों मिलकर अगली पीढ़ी के फाइटर जेट बना रहे हैं। अब तुर्की और पाकिस्तान की बात करें, ये भी आपस में सहयोग कर रहे हैं। कैसे, तो पाकिस्तान तुर्की के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने में काम कर रहा है। पाकिस्तान की वायुसेना अपने F-16 फाइटर जेट में तुर्की की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बोजोडो को शामिल करेगा। किसको, बोजोडो को शामिल कर देगा, बाजोडो को शामिल करेगा। हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सीकर हेड से लैस इन मिसाइलों को पाकिस्तान अपने AIMS साइड विंडर के स्थान पर काम मिलेगा।
जो अमेरिका पाकिस्तान में AIM-9 साइड विंडर है जो काम में आ रहे थे, इसकी जगह किसको काम मिलेगा? बाजुड़ों को। इसके अलावा दोनों देशों ने नई बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनाने का निर्णय लिया है। किसने? पाकिस्तान और हमारी तुर्की ने। बात करें इस नई मिसाइल को, तुर्की की गोकडोवन और पाकिस्तान की फाज बवराम, इस मिसाइल को मिलकर बनाया जाएगा ताकि भारत की हवा से मार करने वाले अस्त्र मिसाइल है इसको टक्कर दी जा सके। तो हमारे तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। भारत भी कम नहीं है, तो भारत की 5वीं पीढ़ी की स्वदेशी फाइटर स्टील जेट AMCA अर्थात एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस पे काम कर रहा है। तो भारत अकेला काम कर रहा है, पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर काम कर रहा है। अप्रैल 2023 में इसका डिजाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भेज दिया गया था और इसका प्रोटोटाइप 2026 में सबके सामने आ जाएगा। तो इस तरह आज हमने जो मार्च महीने की जो हमारी मैगजीन के बारे में देखा। मैगजीन में हमने अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित सारी चीज़ें देखी। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।